प्रेजेंट टाइम, शिमला हॉस्पिटल। रियांश वार्ड में बेहोश पड़ा था, लेकिन जब परिधि ने उससे बातें की तो वो उसकी बातों पर रिएक्ट करने लगा और धीरे धीरे उसे उसके पास्ट की यादें याद आने लगी। रियांश की आंखों की पुतलियां अचानक ही हिलने लगी, जैसे वो बंद आंखों से ही कोई बहुत बुरा सपना देख रहा हो। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी और उसकी दिल की धड़कनें मानो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट भाग रही थी। उसे धीरे धीरे अपने और परिधि की जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आने लगा। कैसे उसने पहली बार परिधि को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था, कैसे वो दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे। उसके बाद वो उसे अपने साथ अपने विला ले गया और परिधि से कोर्ट मैरिज तक कर ली। और जब परिधि प्रेग्नेंट हुई और वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे, तभी अचानक उसकी माँ उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में किसी तूफान की तरह आई और परिधि उसके बच्चे को उससे छीनकर अपने साथ ले गई। जैसे जैसे रियांश को सब कुछ को याद आता गया, वैसे वैसे उसकी सांसें और भारी होती चली गई। और जैसे ही उसके कानों में परिधि की चीख सुनाई दी, वैसे ही उसने परिधि का नाम पुकारते हुए झट से अपनी आंखें खोल दी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सिर्फ परिधि का नाम ही निकल रहा था। वो बार बार परिधि का नाम बदल रहा था और अपने आसपास देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि वो फिलहाल कहाँ है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने बेड के पास पड़े स्टूल पर बैठी परिधि पर पड़ी, जो उसके हाथ को किसी पिलो की तरह यूज करते हुए उस पर अपना सर रखकर सो रही थी। उसने कलाई से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। परिधि को देखते ही उसके दिमाग में फिर से अपनी और परिधि की यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। वो सब वापस याद आते ही उसने अपने दूसरे हाथ को यूज कर अपने मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क को निकाल दिया और उठने की कोशिश करने लगा। और उसके ऐसे हिलने डुलने की वजह से परिधि की भी नींद खुलने लगी। उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और अपनी आंखें मलते हुए देखने की कोशिश करने लगी कि क्या हुआ है। तभी उसकी नजर रियांश पर पड़ी, जो बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। ये देख कि रियांश को होश आ गया है, परिधि की रही सही नींद भी उड़नछू हो गई। और रियांश को होश में देख वो इतनी खुश हो गई कि लगभग उस स्टूल पर उछल ही पड़ी और अनजाने में ही ऊंची आवाज में बोल पड़ी, आपको होश आ गया, आप ठीक हो गए। ये वो लगभग चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठी और जाकर रियांश के सीने से जा लगी। उसकी आंखें अचानक ही नाम हो गई। रियांश ने जब परिधि की खुशी और एक्साइटमेंट से भरी आवाज सुनी तो उसने बेड से उठने की कोशिश करनी बंद कर दी। लेकिन उसने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो सीधा उसके सीने से आ लगेगी। वो कुछ पल के लिए तो दंग रह गया, लेकिन उतनी ही जल्दी वो संभल भी गया और उसने भी उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेटकर उसे और कसकर अपनी आगोश में ले लिया। रियांश ने परिधि को अपनी बाहों में भरते ही सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे परिधि को गले लगाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। वो लड़की जिससे उसने कभी प्यार किया था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था और जिसके उसकी जिंदगी से दूर जाने के बाद वो अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाने को तैयार था। किस्मत ने खुद उसे दोबारा उसी लड़की से मिलवाया और उसे उसकी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह भेज दिया, जिसने उसकी इस बेरंग जिंदगी में वापस अपने प्यार के रंग भर दिए थे। परी, रियांश ने प्यार से परिधि को पुकारा, जिसे सुन परिधि ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाकर रियांश की और अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि रियांश ने उसे परी कहकर क्यों बुलाया, लेकिन उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रियांश से अलग होकर बोली, आपको कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने इशारों में उसे उसकी हेल्प करने को कहा ताकि वो उठकर बैठ सके। परिधि ने उसकी बात समझते हुए उसे ध्यान से सहारा देते हुए बेड से टेक लगाकर अच्छे से बिठाया और जल्दी जल्दी बोली, आप रेस्ट कीजिए, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। इतना कह वो जैसे ही जाने को मुड़ी कि रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। परिधि ने मुड़ कर रियांश की और सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि क्या हुआ। रियांश जैसे उसका सवाल समझ गया हो, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं बल्कि उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे परिधि ऑलमोस्ट रियांश के ऊपर ही जा गिरी। इससे पहले कि परिधि रियांश से कुछ कह पाती, रियांश ने एक हाथ से उसकी की कमर को कसकर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पीछे की तरफ से पकड़कर अपने होंठ उसके होठों पर रखकर उसे शिद्दत से चूमने लगा। परिधि तो बस आंखें फाड़े उसे देखती ही रह गई। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग पूरी तरफ ब्लैंक हो गया। इस आदमी के अंदर इतनी एनर्जी आती कहां से है? एक तो इसने अपने सर पर चोट लगवा ली और हॉस्पिटल में कल से बेहोश पड़ा हुआ है। इसके चक्कर में हम सब घनचक्कर बन गए और इन्हें देखो, बीमार होने के बावजूद भी जनाब को रोमांस सूझ रहा है। उद्धरण चिन्ह। परिधि मन ही मन रियांश पर बरस रही थी, लेकिन रियांश को तो जैसे किसी चीज का कोई होश ही नहीं था। वो तो बस परिधि को किस करने में बिजी हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसे रियलाइज नहीं था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसे फिलहाल किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी।
वो तो बस अपने दिल को ये भरोसा दिलाना चाहता था कि उसका प्यार, उसकी वाइफ, उसकी परिधि उसके पास है। उसकी किस में उसका डर, उसका दर्द, उसके इमोशंस इन्वॉल्व थे, जो उसकी याददाश्त वापस आते ही वो परिधि के लिए फिल कर रहा था। रियांश ने परिधि को किस करते हुए अपनी जीभ के जरिए परिधि के होंठों को अलग कर उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ को एंटर कर दिया और उसके मुंह का स्वाद लेते हुए उसे डीप पैशनेट किस करने लगा। वो उसे तब तक पूरे पैशन के साथ चूमता रहा जब तक कि परिधि की सांसें नहीं उखड़ने लगी और वो उसे उसके कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करने लगी। तब जाकर रियांश को जैसे होश आया और उसने परिधि के होंठों को रिलीज कर उसे सीधे अपने गले से लगा लिया। परिधि तेज तेज सांसें ले रही थी और रियांश की बाहों में अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं रियांश उनकी किस के बाद भी काफी शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपने चेहरे को परिधि के गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू को अपने अंदर समाते हुए अपने अंदर उठ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में अपने पास्ट और प्रेजेंट में हो चुकी चीजें चल रही थी। वो अपने दिमाग को शांत ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे अभी सिर्फ परिधि के पास रहना था ताकि वो अपने आप को, अपने दिमाग को शांत कर सके। और सच में ये उस पर असर भी कर रहा था। परिधि का उसके पास रहना, उसकी वो नेचुरल खुशबू अब धीरे धीरे उसे शांत कर रही थी। परिधि अब नॉर्मल हो चुकी थी और जब उसे रियांश की पकड़ और मजबूत होती हुई महसूस हुई तो वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए झटपटाने लगी। लेकिन रियांश था कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था, बल्कि उसकी पकड़ परिधि पर और मजबूत होती जा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने परिधि को अपनी बाहों से आजाद कर दिया तो वो उसे फिर से छोड़कर कहीं चली जाएगी। वो अब एक पल के लिए भी परिधि को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। परिधि का अब दम घुटने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो अब एक और सेकंड इस तरह रियांश की बाहों में रही तो दम घुटने से ही मर जाएगी। अरे पागल आदमी, छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। ऐसे तो मैं जल्दी जी भगवान जी को प्यारी हो जाऊंगी। अरे छोड़ो। परिधि की आवाज सुन रियांश उससे तुरंत अलग हो जाता है। उसके अलग होते ही परिधि अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसे ऐसे देख रियांश परेशान हो गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। परिधि खुद को शांत कर रियांश की ओर नाराजगी से देखने लगी। रियांश समझ गया तो वो अपनी गलती मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी। मुझे ऐसे तुम्हें इतने कसकर गले नहीं लगाना चाहिए था। प्लीज अब तो गुस्सा मत हो। उद्धरण चिन्ह। परिधि जानती थी कि रियांश अभी बीमार है, इसीलिए वो उससे और बहस नहीं करती और उस पर से उठकर उसे वापस आराम से बेड पर लेटाकर जैसे ही डॉक्टर को बुलाने जाती है कि रियांश वापस से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे भी अपने पास वाली खाली जगह पर लेटने का इशारा करता है। लेकिन परिधि उसे मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब भी आपको होश आए तो सबसे पहले हम उन्हें इन्फॉर्म करें। तो उन्हें बुलाना जरूरी है ना, तो मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर मुझे सुबह आकर चेक कर लेंगे और वैसे भी अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी किसी की भी नींद खराब करना सही नहीं। तो तुम भी यहाँ आकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। रियांश ने दोबारा उसे अपने पास आकर लेटने को कहा। परिधि ने इस बार उसकी बात को नहीं टाला। उसे भी उसकी बात सही लगी। वैसे भी रियांश दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और केविन भी वेटिंग एरिया में बैठे बैठे ही सो गया था। इस चक्कर में उसकी भी नींद डिस्टर्ब होती। परिधि घूमकर बेड के दूसरी साइड आई और रियांश के बगल में आकर लेट गई। रियांश ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके सर को अपनी चेस्ट पर रख दिया। परिधि ने हल्का सा अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और वो रियांश से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि रियांश ने अपनी सर्द आवाज में कहा, सो जाओ। परिधि ने डर के मारे अपनी आंखें तुरंत बंद कर दी। रियांश ने उसके सर को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। परिधि को रियांश के उसके बालों को सहलाना हमेशा से ही पसंद था। रियांश के उसके सर को सहलाते ही जल्द ही उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन रियांश की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वो बस प्यार से एकटक परिधि के मासूम से चेहरे को देख रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी याददाश्त वापस आने की बात किसी को भी नहीं बताएगा और जब तक वो परिधि का सच नहीं जाना जाता तब तक वो परिधि से भी उन दोनों के पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन इन सब से भी इंपॉर्टेंट डिसीजन रियांश ने लिया था, जिसे वो जल्द से जल्द पूरा करने जा मन बना चुका था। परिधि को प्यार से देखते देखते उसकी आंखें भी कब बंद हो गई उसे भी पता नहीं चला और वो भी परिधि को अपनी बाहों में ही भरकर सो गया। अगली सुबह डॉक्टर ने आकर रियांश के कुछ टेस्ट किए और उनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। इसीलिए रियांश भी वहां अब एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। उसने डॉक्टर से अपने डिस्चार्ज होने की बात कही।
रियांश की मेडिकल रिपोर्ट्स और उसकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए उन्होंने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया। केविन ने रियांश के डिस्चार्ज होने की बात फोन करके घर के बाकी लोगों को भी कह दी और वो तीनों हॉस्पिटल से निकलकर रिजॉर्ट के लिए निकल गए। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद किसी ने भी रियांश को ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए उसे उसके कमरे में रेस्ट करने भेज दिया। लेकिन रियांश को कहीं और जाना था, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर फ्रेश हो गया और फिर बिना किसी को कुछ भी बताए घर से बाहर निकल गया। रियांश की कार सीधे जाकर उसके विला के पास आकर रुकी, उसी विला के आगे जहां वो 5 साल पहले परिधि के साथ कुछ वक्त तक रहा था। रियांश अपनी कार से बाहर निकला और अपने विला के अंदर चला गया। वहां अब कोई नहीं रहता था, बस एक केयर टेकर था जो हर रोज जाकर उस विला की साफ सफाई का काम कर दिया करता था। उसे राघव ने ही 5 साल पहले रियांश के वहां से चले जाने के बाद हायर किया था, इसीलिए घर में धूल मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था। रियांश अपने घर को देखते हुए अपनी पिछली यादों में चला गया। वो हर के याद जो उसकी यहाँ परिधि से जुड़ी हुई थी, वो एक एक करके उसे याद करने लगा। रियांश पूरे घर को देखते हुए वहां रखी हर एक चीज को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। फाइनली वो सीढ़ियों से होते हुए अपने मास्टर बेडरूम तक पहुंच गया। अपने कमरे जा डोर ओपन कर अंदर जाते ही उसकी नजर सबसे पहले बेड के ठीक पीछे की दीवार पर एक बड़ी सी फोटो फ्रेम टंगी हुई थी, जिसमें वो और परिधि थे, जिसमें रियांश परिधि में पूरी तरह खोया हुआ था और वो शर्माती हुई परिधि जिसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे कर रहा था। और इसी सीन को फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। वो सीन उस फोटोग्राफ में इतना खूबसूरत दिख रहा था कि रियांश ने उसी फोटो को बड़ा बनाकर उसे अपने बेड के पीछे वाली दीवार पर लगवा दिया था, जिससे अगर कोई भी उनके कमरे में एंटर करे तो सबसे पहले उसे उनकी वो फोटो दिखे। रियांश ने उस फोटो के पास जाकर उस पर प्यार से अपना हाथ फिराया। उस दिन को याद करते ही उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने जल्द ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया और अपने कमरे में रखी एक एक चीज को ध्यान से देखने लगा। और कभी कभी तो उसे छू भी लेता, तभी उसकी नजर उस ड्रॉर पर गई जहां उसने पहले परिधि के लिए लिया हुआ मंगलसूत्र रखा था, लेकिन उसे याद कि उसने बाद में उसे लॉकर रूम में रख दिया था। रियांश ने जल्दी से लॉकर रूम में अपना पासवर्ड डाला और जैसे ही उसकी आंखें दूसरे लोग के लिए स्कैन हुई और मैच होते ही वो लॉकर खुल गया। रियांश ने सबसे पहले उसने रखा अपना और परिधि का मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। उसे एक बार देखने बाद उस वेलवेट के बॉक्स को निकाला और उन दोनों को लेकर वो वापस उसी तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया। रियांश ने दोबारा अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखा, फिर परिधि की फोटो की तरफ देखते हुए बोला, हम दोनों की शादी इस कागज के टुकड़े पर सिर्फ एक साइन कर देने मात्र भर से हुई थी। शायद इसीलिए शादी के 5 साल हो जाने के बाद भी मुझे आज तक अपनी शक्तियां नहीं मिली। बोलते हुए रियांश ने वेलवेट बॉक्स को खोलकर उसमें से उस मंगलसूत्र को अपने हाथ में लिया और अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें लीगली अपनी वाइफ बना लिया था, लेकिन धर्म कर्म और वचन से तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सका, या यूं कहूं कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं तुमसे पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रियांश की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए अपने आप को दोषी मान रहा था, क्योंकि अगर उसने पहले ही परिधि से पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी की होती तो उसे भी अपनी सुपर नेचुरल पावर्स तभी ही मिल जाती और वो अपनी शक्तियों के जरिए परिधि को अपने आप से दूर जाने से रोक सकता था। लेकिन उसकी एक लापरवाही ने उसे और परिधि को एक दूसरे से 5 साल अलग रहना पड़ा, जिसके लिए वो शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। रियांश ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए खुद से ही फड़ा किया कि वो अब और ज्यादा देर नहीं करेगा और जल्द से जल्द परिधि से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर उसे धर्म कर्म और वचन से हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेगा। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। हेलो। रियांश जब रिजॉर्ट वापस लौटा तो वहां का माहौल काफी गर्म था। दादाजी और परी को छोड़ो बाकी लोग वहां हॉल में बैठे थे और रियांश के अंदर आते ही वो सब उसे घूर घूर कर देखने लगे थे। रियांश ने उन सब की नजरों को इग्नोर कर जैसे ही अपने कमरे में जाने की कोशिश की कि तभी अनीता जी ने उसे रोकते हुए उसके सामने आकर गुस्से कहा, कहाँ गया था तू? तुझे पता है ना कि तुझे अभी रेस्ट करने की जरूरत है, फिर भी तू बिना किसी को कुछ बताए बाहर कैसे चला गया? उद्धरण चिन्ह। रियांश चिढ़ते हुए बोला, मोम प्लीज, मुझे कुछ काम था बस इसीलिए थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। लेकिन आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूं जिसे हर जगह जाने के लिए किसी को बताकर या उसकी परमिशन लेकर जाना होगा। मैं अब बच्चा नहीं रहा मोम, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सही तो कह रहा है रियांश, अनु, अनीता, उत्कर्ष जी ने उन माँ बेटे की बेहेस के बीच में ही कूदते हुए कहा। वैसे भी उन्हें अक्सर अपने बेटे से काफी जलन महसूस होती थी जब भी वो उनसे ज्यादा रियांश की साइड लेती या उसकी ज्यादा केयर करती, तो उन्हें मन ही मन अपने ही बेटे से जलन होती थी। लेकिन बेचारे सीधे सीधे अपनी बीवी के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।
वरना उन्हें घर निकला तो नहीं, लेकिन हाँ बेडरूम निकाला जरूर मिल जाता। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, रियांश अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे हम गाइड करते रहे। वो खुद अब अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए केपेबल है। उसे अब हमारे किसी भी सजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम खामखा अपने लाडले की ही चिंता करती फिरती हो। हम तो जैसे तुम्हें कहीं नजर ही नहीं आते। आखिरी लाइन उत्कर्ष जी ने चिढ़ते हुए खुद से ही धीमी आवाज में कही थी। लेकिन वहां रियांश को डांट पड़ते वक्त इतनी शांति पसरी हुई थी कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी क्लियरली सबको सुनाई दे पड़ती। तो भला उत्कर्ष जी की बात कैसे किसी को सुनाई नहीं पड़ती? अनीता जी और परिधि को छोड़ वहां खड़े बाकी के लोगों को उत्कर्ष जी की बात अच्छे से समझ में आ रही थी। लेकिन सिर्फ उन दोनों को ही समझ में कुछ नहीं आया। जिस पर अनीत जी ने तुरंत उत्कर्ष जी को घूरते हुए उनसे कंफ्यूज होकर सवाल पूछा, आपका कहना का क्या मतलब है? कि मुझे सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है, किसी और की नहीं? भला मुझे अपने बेटे के अलावा किसी और की परवाह करने की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। अपनी बीवी की बात सुन उत्कर्ष जी का तो मुंह ही लटक गया। उनसे तो अब कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वहीं उनकी ऐसी विचारों वाली शक्ल देखकर वहां खड़े केविन, रूही, क्रिश और नील को हंसी आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहां सीरियस एक्सप्रेशन लिए खड़े रहे। उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो वे लोग उत्कर्ष जी पर हंसे। रियांश ने एक नजर अपने डेट की और देखा वो उन्हें सहानुभूति से देख रहा था। फिर उसने अपने सर पर बंधी पट्टी को अपनी एक उंगली से सहलाते हुए अपनी मोम से बोला, मोम, अगर आपका मुझे डांटना हो गया हो तो अब आप सब अपनी अपनी पैकिंग करना शुरू कर दीजिए। हमें आज शाम को ही मुंबई के लिए निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। रियांश की बात सुन एक पल के लिए सब हैरान रह गए। लेकिन जल्दी ही नॉर्मल होते ही किसी ने भी इस बात पर विरोध नहीं किया। वैसे भी उनका वहां रुकने कोई इरादा कभी था है नहीं, वो तो रियांश की वजह से उन्हें शिमला आने के लिए हामी भरने पड़ी। क्योंकि उनके हिसाब से अभी भी रियांश की याददाश्त वापस नहीं आई थी। और उन्हें अभी भी ये डर सता रहा था कि कहीं रियांश का यहाँ और ज्यादा रुकना उसके लिए खतरा ना बन जाए। इसीलिए कपूर फैमिली ने उसकी बात को बिना किसी ऑब्जेक्शन के मान लिया। रही बात नील और परिधि की, तो उन दोनों को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। सब ने एक साथ बैठकर लंच किया और अपने अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगे। रियांश की पैकिंग का जिम्मा रियांश ने परिधि को सौंप दिया और खुद बेड पर लेटकर थोड़ी देर के लिए सो गया। शाम होते ही सब हवाई अड्डे पर जा पहुंचे और अपने प्राइवेट प्लेन से मुंबई के लिए रवाना हुए। जब सब ओल्ड कपूर विला पहुंचे तो रात हो चुकी थी। किसी का कुछ भी खाने मन नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्लेन में कुछ ना कुछ तो खा पी लिया था। ऊपर से सब काफी थक भी चुके थे। वो सब सीधे अपने अपने कमरे में चले गए। परिधि की गोद में भी परी पहले ही गहरी नींद में सो चुकी थी। वो उसे लेकर उसके कमरे में चली गई और बिना उसकी नींद डिस्टर्ब किए परिधि ने सावधानी बरते हुए परी के कपड़े चेंज कर लिए और उसे उसकी नाइट ड्रेस पहनाकर उसे अच्छे से कंबल उड़ा दिया और प्यार से उसके माथे को चूमकर एक डिम लाइट ऑन करके कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही वो मुड़ी, उसे दरवाजे से सटकर खड़ा हुआ रियांश दिखाई दिया, जो कि अपने होंठों पर एक छोटी सी स्माइल लिए उसे ही देखे जा रहा था। ये कुछ ऐसा था कि कोई आशिक अपनी प्रेमिका को चुपके चुपके से देख रहा हो। परिधि उसे अचानक अपने सामने देख थोड़ा डर गई थी, लेकिन वो जल्दी ही नॉर्मल भी हो गई और उसके पास जाकर धीमी लेकिन मासूमियत से बोली, आपने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। खैर आप ये छोड़िए और ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने अपनी दवाई ली? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने अपनी गर्दन ना में हिलाए और कमरे के अंदर आ गया। परिधि उसकी ना सुन चीड़ गई और उसे घूरने लगी। वहीं रियांश ने अपनी लिटिल प्रिंसेस को प्यार से देखते हुए उसके गाल को सहलाया और अपने मन में बोला, आई नो बच्चा, आपको भी हमेशा अपनी मोम की कमी महसूस होती थी, लेकिन आपको कभी कोई पसंद ही नहीं आया जो आपकी मम्मा बनने के लायक हो। लेकिन आपने अनजाने में ही उसे मनहू मन अपनी मोम बनाने का डिसीजन ले लिया, जो एक्चुअल में आपकी ही मोम है। आप अब तक अपने मोम के प्यार के लिए तड़पे हो बच्चा, लेकिन अब और नहीं। आई प्रॉमिस आने वाले इन 3 दिनों के अंदर अंदर परिधि आपकी मोम बन जाएगी। शायद वो खुद भी आपके इस दुनिया में होने के वजूद से बेखबर है, इसीलिए वो ना तो मुझे और ना ही आपको पहचान रही है। बट डोंट वरी, उसे बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। उसके बाद हम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरफ एक साथ रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने परी के फोरहेड पर किस किया और परिधि का हाथ पकड़कर परी के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला गया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मेरा कमरा ये नहीं है, मेरा रूम तो आपके कमरे के 2 कमरे के बाद का है। परिधि अपना हाथ छुड़ाते हुए रियांश से बोल ही रही थी कि तब तक रियांश उसे अपने कमरे में ले आया और रूम का लॉक भी लगा दिया। इतना चिल्ला क्यों रही हो? एक तो वैसे ही मेरा सर दर्द कर रहा है, ऊपर से तुम हो कि अपनी बकबक बंद करने का नाम ही नहीं लेती।
और वैसे भी तुम्हारे लिए ये पहली बार तो नहीं है ना जब तुम मेरे साथ एक रूम और एक बेड शेयर करने वाली हो। तो अब बिना किसी बहस के चुपचाप आकर सो जाओ। और कमरे से बाहर जाने का ख्याल तो मन में लाना ही मन, बिकॉज बिना पासवर्ड के तो वो खुलने से रहा। इतना कहकर रियांश ने अपनी आदत के अनुसार अपनी टी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंक दी और अपने बेड पर आराम से लेट गया। लेकिन सर में हल्का हल्का दर्द होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं परिधि ने जब रियांश के मुंह से ये सुना कि उसका सर दर्द कर रहा है, तो उसे उसके बाद से रियांश की कही हुई कोई भी बात सुनाई ही नहीं दी। उसे तो बस रियांश की ही फिक्र सता रही थी। उसे याद था कि शिमला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से कुछ वक्त पहले ही एक नर्स ने रियांश की ड्रेसिंग की थी, जिसे उसने अच्छे से देखा था। परिधि ने जल्दी से एक ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और रियांश को उठकर बैठने को कहा। रियांश उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देखकर समझ गया कि परिधि क्या करना चाहती है। उसने उसे नहीं रोका और उसकी बात मानते हुए उठकर बैठ गया। परिधि ने रियांश की ड्रेसिंग कर दी और उसे उसकी दवाई भी दे दी और आकर बेड पर रियांश के पास लेट गई। रियांश ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। परिधि ने एक नजर रियांश को देखा जो अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसने अपना मुंह बना लिया और ना चाहते हुए भी रियांश की चेस्ट पर अपना सर रख अपनी आंखें बंद कर दी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही उसे मेरी आंटी की कही हुई बात याद आ गई और उसने वापस से अपना सर ऊपर की ओर उठाया और रियांश से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, रियांश ने बिना अपनी आंखें खोले कहा। जिस पर परिधि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरी आंटी ने मुझसे परी के बारे में बात की थी। उन्हें लगता है कि, मतलब मुझे भी यही लगता है, हमें अब परी को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। परी का नाम सुनते ही रियांश ने अपनी आंखें खोल दी थी, लेकिन उससे परिधि से कुछ कहा नहीं बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनने लगा। परिधि अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, वो कब तक घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करेगी? ऊपर से वो कहीं बाहर भी नहीं जाती और ना ही उसका यहाँ कोई दोस्त है। वो बस अपनी पढ़ाई और अपने खिलौनों के साथ खेलती रहती है। अगर वो घर से बाहर निकलेगी, बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी, तो उसे भी बाकी बच्चों की तरह वहां नई नई चीजें सीखने को मिलेगी और उसके नए नए दोस्त भी बनेंगे। और क्या पता उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो स्कूल जाकर दूसरे लोगों से मिलकर दूर हो जाए। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना कि परी, रियांश कहते कहते रुक गया। परिधि उसके यूं बोलते वक्त अचानक रुकने की वजह समझ गई। वो कहते कहते इसीलिए रुक गया क्योंकि कि वो अपने मुंह से ये नहीं कह पाया कि उसकी बेटी बोल नहीं सकती। परिधि इतने दिनों में रियांश को इतना तो समझ गई थी कि रियांश दूसरों के सामने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को कभी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन थ्रू जाहिर नहीं होने देता था। लेकिन अगर बात परी की हो तो उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स अपने आप उसके चेहरे पर नजर आने लगती थी। इससे पहले कि परिधि रियांश से कुछ कहती, रियांश अपनी बात को पूरी करते हुए आगे बोला, मैं भी बाकी आम पेरेंट्स की तरह चाहता हूं कि मेरी बेटी भी मुझे डैड या पापा कहकर बुलाए। वो भी बाकी बच्चों की तरह हर एक एक्टिविटीज में बेस्ट हो। उसके अंदर भी लोगों को फेस करने की हिम्मत हो। वो लोगों से डरे नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करे। पर मैं ये सब बस अपने ख्यालों में इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी होगा इसके चांसेस बहुत कम है। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने अपने तरफ से बेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट किया था, लेकिन उनमें से कोई भी परी के ना बोलने की पीछे की वजह को नहीं समझ पाया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक परी भी बाकी बच्चों की ही तरफ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाती, इसका रीजन दुनिया का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया, जिससे रियांश की बच्ची कुची उम्मीद भी टूट गई। लेकिन अब जब उसे परिधि और अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ चुका है, तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि परी के ना बोलने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं परिधि से जुड़ी हुई है। रियांश ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने कानों में परिधि की आवाज सुनाई दी। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, परिधि ने एक और बार रियांश को समझते हुए कहा, जिस पर रियांश ने कुछ सोचकर हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले तुम परी को स्कूल जाने के लिए कन्वेंस करो। अगर वो मान जाती है तो हम जल्द से जल्द उसका एडमिशन यहाँ के सबसे बेस्ट स्कूल में करवा देंगे। लेकिन अगर वो इसके लिए नहीं मानी तो फिलहाल हम उसे फोर्स भी नहीं करेंगे। इट्स द क्लियर। परिधि को रियांश की बात सही लगी तो वो मान गई और वापस से रियांश की चेस्ट पर अपने सर को अच्छे से एडजस्ट करके अपनी आंखें बंद कर ली। रियांश ने भी अपनी पकड़ परिधि पर मजबूत कर ली और मन में उठ रहे सवालों को झटक दिया। उसने प्यार से परिधि के चेहरे को देखा और उसके फहद पर प्यार से किस कर दिया, फिर अपनी आंखें बंद करके वो भी सो गया। केवन के कमरे में केवन अपने बेड पर बार बार करवटें बदल रहा था। वो सोने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस रूही ही छाई हुई थी। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी
कि उन दोनों के बहस के बाद से रूही ने एक बार भी उससे बात नहीं की और ऊपर से वो उसे बार बार इग्नोर कर रही थी। उसका उसे इस तरफ इग्नोर करना केविन के अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। ऊपर से रूही और नीली की नजदीकियां जो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी, और जिसके चलते वो उसे एक नजर देखती तक नहीं, जिससे केविन को और गुस्सा आ जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने शिमला ट्रिप पर अपने आप को संभाला लिया, क्योंकि वो वहां किसी भी तरह का कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। लेकिन अब उसे जल्द से जल्द इस बात का कोई न कोई तोड़ तो निकालना ही होगा, ताकि नील और रूही एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर रहे। केविन जो अपने बेड पर इधर से उधर करवटें बदलते हुए ये सब सोच रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वो झट से उठकर बैठ गया और एक्साइटमेंट में खुद को ही डांटते हुए बोला, मैं भी ना इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गया। जब रूही इंडिया आने वाली थी तब रियांश ने मुझसे कहा था कि उसे थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करके बिजनेस की बारीक से बारीक चीजें सीखनी होगी। मतलब अब उसे कल से ही मेरा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी की बात माने या ना माने लेकिन रियांश की बात को वो कभी नहीं टालेगी। बोलते वक्त केविन की आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ सोचते हुए उसने अपने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और अपने फोन के वॉलपेपर पर लगी रूही की फोटो को देखा और उस फोटो पर उसने प्यार से हाथ फेरते हुए एक डेविल स्माइल देते हुए बोला, सो मिसेज रूही केविन मेहरा, आपने मुझे यानी अपने हस्बैंड को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब गलती आपने की है तो पनिशमेंट भी तो आपको मिलनी ही चाहिए ना। कल तुम्हारा मेरे ऑफिस में पहला दिन होगा एंड आई प्रॉमिस तुम्हारा ये दिन मैं हमेशा के लिए एक यादगार दिन बना दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मैं तुमसे अब भी उतना ही गुस्सा हूं। तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। आखिरकार तुमने मुझे केविन मेहरा को जो इग्नोर करने की हिम्मत की है, अब मैं भी देखता हूं कि तुम मुझसे कैसे दूर भागती हो। केविन डेविल स्माइल देते हुए खुद से बोला और अपने अपने फोन को उसकी जगह पर रखकर वापस से बेड पर लेटकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर दी। उसे बस अब कल के दिन का इंतजार था। वहीं रूही के कमरे में रूही ने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक फाइल में एडजस्ट कर लिए। उसे कल से केविन का ऑफिस जो ज्वाइन करना था, इसीलिए वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। बेशक वो कपूर खानदान की बेटी, रियांश कपूर की छोटी बहन और केविन की लीगल वाइफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमेशा लॉ प्रोफाइल मेंटेन की हुई थी, और उसी वजह से बस गिने चुने लोग ही ये जानते थे कि वो कपूर खानदान और रियांश कपूर की बहन थी। और रही बात केविन के वाइफ होने की, तो इसके बारे में तो उसने कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं और ना ही केविन ने दुनिया के सामने उसे अपनी वाइफ के तौर पर लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। इसी वजह से लोगों के लिए वो भी बस एक आम लड़की से ज्यादा कुछ नहीं थी, और उसे भी बाकी लोगों की तरह किसी ऑफिस में जॉब करने के लिए इंटरव्यू देना होगा और उसे पास भी करना होगा। रूही अपनी तरफ से अपने पहले जॉब इंटरव्यू में कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी प्रिपरेशन रात में ही कर लेना चाहती थी, ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही उससे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट घर पर ही छूट जाए। जब उसे लगा कि उसने अपनी सारी चीजें अच्छे से रख ली है, तो वो निश्चिंत होकर अपने बेड पर लेटते ही सो गई। अगली सुबह परिधि उठकर शावर लेने के बाद रेडी होकर सीधे परी के कमरे में चली गई। उसने उसे उठाया और रेडी करके उसके बाल बांधने लगी, और थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वो बोली, परी क्या आप स्कूल जाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। परी ये सुनते ही डर गई और परिधि की तरफ मुड़कर उसे हैरानी और घबराहट में देखने लगी। परिधि उसकी आंखों में घबराहट को भांप गई और उसने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर प्यार से अपने हाथ फिराने लगी। परी ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से उसे कमर से पकड़ लिया। परिधि और परी दोनों को ही एक दूसरे को बाहों में सुकून मिल रहा था। परी अब सच में परिधि को अपनी मां समझ बैठी थी, और यही कुछ हाल परिधि का भी था। उसे भी इतने दिनों में एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि परी उसकी बेटी नहीं है। वो जब भी परी के पास होती तो उसे उससे एक अपनेपन का एहसास होता था, जैसे उससे उसका कोई नाता हो। जब परिधि को लगा कि परी अब पहले से बेटर है, तो उसने उसे धीरे से अपने आप से अलग किया और उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा आप स्कूल के नाम पर इतना क्यों डर रहे हो? वो एक स्कूल ही तो है, और वहां आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने का मौका भी मिलेगा। आप वहां न्यू एक्टिविटीज भी सीखोगे, और वहां और भी बहुत सी चीजें होंगी जो आप वहां सीख सकते हो। आप जिस तरह घर पर पढ़कर भी हर क्वेश्चन के आंसर आसानी से सॉल्व कर देते हो, चाहे वो क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड हो या फिर किसी मेथड्स की प्रॉब्लम, आप बहुत ही इजीली उसे सॉल्व कर लेते हो बच्चा। फिर आपको भला किसी से डरने की क्या जरूर है? मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी इंटेलिजेंट और कैपेबिलिटी से उन सब का मुंह बंद कर देंगी जो आपको चिढ़ाते हैं, आपको बुली करते हैं। उद्धरण चिन्ह। परी बड़े गौर से परिधि की बातें सुन और समझ रही थी।
वो अपने उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और शांत नेचर की थी। वो उन बच्चों में से नहीं थी जो अपनी बात मनवाने के लिए रोना धोना शुरू कर देते या किसी बात की जिद पकड़ लेते। वो भी थोड़ी जिद्दी जरूरी थी, लेकिन जब रियांश उसे समझाता तो वो उसकी बात भी आसानी से मान लिया करती थी। वो जितनी पढ़ाई में तेज थी उतनी ही मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड जैसे टेक्नोलॉजी चीजें यूज करने में भी तेज थी। वो जो कुछ भी पढ़ती या लिखती उसे वो सब अच्छे से याद रह जाता, क्योंकि आम बच्चों के कंपैरिजन में उसकी मेमोरी काफी शार्प थी। परिधि ने थोड़ी देर और परी से बातें की और उसे स्कूल जाने की इंपॉर्टेंस भी समझाई। परी भी उसकी बातें अच्छे से समझ रही थी और उसने भी आखिरकार परिधि की बात मान ली और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे तो परिधि खुद भी पढ़ाई के मामलों में पूरी तरह से नौसिखिया ही थी, लेकिन जब से वो रियांश के घर में आई थी तब से ही जब कभी भी उसे मौका मिलता तो वो परी की नोटबुक या रियांश की लाइब्रेरी में से कोई ना कोई किताब अपने मैजिक की मदद से आसानी से पढ़ और समझ लेती थी। इसीलिए उसे परी को पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसे समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। डाइनिंग हॉल में दादाजी, उत्कर्ष जी, अनीता जी, रूही, केविन, क्रिश और नील सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूही और केविन दोनों ही एक दूसरे के पास वाली चेयर पर बैठे थे, या यूं कहे कि केविन ने जानबूझकर नील को रूही से दूर रखने के लिए नील के रूही के पास बैठने से पहले ही खुद उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया। नील को केविन की ऐसी हरकत पर ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं और नहीं उसे ये चीज अजीब लगी। वो वहां से क्रिश के पास बैठ गया, लेकिन केविन की इस हरकत के पीछे की वजह रूही अच्छे से समझ चुकी थी, जिससे वो उस पर बुरी तरफ चिढ़ उठी और केविन को तिरछी नजरों से घूरने लगी। जब केविन को इस बात का एहसास हुआ कि रूही उससे ही घूर रही है, फिर भी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसी कि उसे कुछ भी पता ही ना हो। वो वैसे ही आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगा। जल्द ही रियांश भी अपना 3 पीस सूट पहनकर वहां आया और उसके पीछे पीछे परिधि और परी भी नीचे आ गई और वो तीनों अपनी अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। वानिता जी ने जब रियांश को ऑफिस जाने के लिए अपने बिजनेस सूट में देखा तो वो उस पर गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या रियांश, तुम इतने बन-ठन कर नीचे क्यों आए हो? तुम्हें अभी भी रेस्ट की जरूरत है, और तुम हो कि इतनी जल्दी ऑफिस जाने के लिए रेडी भी हो गए। उद्धरण चिन्ह। रियांश ब्रेड का टुकड़ा अपने मुंह में लेते हुए बोला, मम्म मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे और रेस्ट की जरूरत नहीं है, और ऊपर से मेरा बहुत सा काम अभी भी पेंडिंग है, जिसे मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। मैं एक दिन की भी छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। देखा आपने, ये लड़का मेरी एक बात नहीं सुनता, इतनी चोट आई है इसे, अभी भी इसके सर पर पट्टी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे सिर्फ अपने काम की पड़ी है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत अपने आप पर भी ध्यान दे और कुछ दिनों तक रेस्ट कर ले। लेकिन नहीं, इस कुछ भी समझा ना अपने सर को दीवार पर पटकने के बराबर है। अनीता जी ने गुस्से से बिफरते हुए अपने पति से अपने बेटे रियांश की शिकायत की। उत्कर्ष जी ने तो अपना सिर पिट लिया। वो दोनों में से किसी की भी साइड नहीं लेना चाहते थे, और ना ही उनका कोई इंटरेस्ट था उन दोनों के झमेले में पड़ने का, इसीलिए उन्होंने उन पर ध्यान न देते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करना बेहतर समझा। वहीं जब अनीता जी ने देखा कि उनके पति परमेश्वर उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पति की भी क्लास लगा देती, परिधि ने सब ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए कहा, मुझे एक्चुअली आप सबको कुछ बताना है। परी स्कूल एडमिशन के लिए मान गई है, वो स्कूल में पढ़ने जाने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। अतिथि की बात सुन सब खुश हो गए। वो सब भी यही चाहते थे कि परी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जब भी कोई उससे इस बारे में बात करता तो वो हमेशा डर जाती और स्कूल जाने से भी मना कर देती। उन्हें ये तो नहीं पता था कि पति उस बात के लिए कैसे रही हुई, लेकिन फिर भी सब बहुत खुश थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, दादाजी ने खुशी से कहा। अनीता जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलते हुए बोली, हाँ पापा, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात हुई, अब हमारी परी भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और वहां बेहद सारी मस्ती भी करेगी, है ना परी? अनीता जी ने परी को देखते हुए उससे प्यार से पूछा, जिस पर परी उन्हें देखते हुए बस स्माइल पास कर दी और अपने चेहरे को अपने डेट की तरफ घुमा दिया। रियांद ने भी खुश होकर प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर ठीक है, अगर मेरी लिटिल प्रिंसेस स्कूल जाने के लिए तैयार है तो हम 2 दिनों के बाद आपका एडमिशन इस शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में करवा देंगे। उद्धरण चिन्ह। 2 दिन बाद क्यों, कल क्यों नहीं? अनीता जी ने सवाल पूछा। उन्हें समझ नहीं आया कि रियांश 2 दिन बाद परी के एडमिशन की बात क्यों कर रहा है। अगर वो चाहे तो कल क्या आज ही उसका एडमिशन करवा सकता है, फिर वो 2 दिन और क्यों वेट करना चाहता है? रियांश ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था, वो अपना मुंह पोंछते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, वो सब मैं आपको रात को घर वापस आने पर बताऊंगा, फिलहाल मुझे देर हो रही है, तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ।
फिर रियांश रूही की तरफ पलटते हुए आगे बोला, और रूह बच्चा, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, उसके लिए ऑल द बेस्ट बोलते हुए रियांश ने रूही के फहद पर किस कर दिया। रूही भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और रियांश को हक करते हुए बोली, थैंक्स भाई। रियांश ने भी रूही को गले से लगा लिया और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। फिर सबको बाय बोल वो तीनों रियांश, परी और परिधि रियांश के ऑफिस के लिए निकल गए। बाकी सब भी एक एक कर अपने अपने वर्क प्लेस के लिए निकल गए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।